अध्याय 31 में झांग लेई का परिचय दिया गया है। स्कूल में एक और उबाऊ दिन बीत गया। चेन पिंगोन अब जल्द से जल्द अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के लिए उत्सुक है। अपने हाई स्कूल के दिनों में वह कुछ भी नहीं कर पाता था और उसे अपना अधिकांश समय हर दिन स्कूल में ही बिताना पड़ता था। सौभाग्यवश ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अब 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बचा है। स्कूल खत्म होने के बाद चेन पिंगोन ने अपने आसपास के माहौल पर विशेष ध्यान दिया। वह बस झांग लेई के आने और उसे परेशान करने का इंतजार कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि झांग लेई ने चेन पिंगोन के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की। चेन पिंगोन का दिल घबरा गया। दरअसल चेन पिंगोन को झांग लेई के आकर उसे परेशान करने से डर नहीं था, क्योंकि वह झांग लेई से निपटने में सक्षम है। हालांकि झांग लेई की अनुपस्थिति वास्तव में चेन पिंगोन के लिए और अधिक परेशानी खड़ी कर देगी। चूंकि तुम नहीं आ रहे हो, मुझे खुद ही तुम्हें ढूंढने जाना पड़ेगा, चेन पिंगोन ने मन ही मन कहा। चेन पिंगोन को पूर्ण विश्वास था कि झांग लेई अब उसे इसलिए परेशान नहीं कर रहा था क्योंकि वह कोई साजिश रच रहा था। चेन पिंगोन का चुपचाप मार खाने का कोई इरादा नहीं था। अब जबकि मुझे पता है कि झांग लेई मुझे परेशानी में डालेगा, तो मुझे निश्चित रूप से पहल करनी होगी। चेन पिंगोन के दिमाग में पहले से ही एक योजना बन रही थी। हालांकि अभी ऐसा करना सुविधाजनक नहीं है, हम इसे केवल कल ही कर सकते हैं। चेन पिंगोन अभी घर लौटा ही था कि उसके पिता उसे ढूंढते हुए आ गए। बेटे, मैं तुम्हें हमारी दुकान की स्थिति के बारे में बताता हूँ, चेन गुओकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह स्पष्ट है कि वह इस समय काफी अच्छे मूड में है। आखिरकार उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है और अब उन्हें अपना खुद का करियर मिल गया है। एक अधेड़ उम्र का आदमी भला उदास कैसे हो सकता है। हालांकि चेन पिंगोन अपने पिता के छोटे व्यवसाय को कमतर समझता था, फिर भी वह मुस्कुराते हुए अपने पिता से बातचीत करता था। मैं अपने पिछले जीवन में अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन नहीं दे सका, इसलिए मैं इस जीवन में इसकी भरपाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैंने खाना खाते समय अपने पिता से बातें की और समय का पता ही नहीं चला। खाना खत्म करने के बाद चेन पिंगोन का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वह उस औषधि का उपयोग इसलिए कर रहा था क्योंकि वह कारगर साबित हुई थी। इसलिए उसे जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। हालांकि आज रात तक औषधि के अध्ययन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, इसलिए अब घर पर रहकर अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कल से वीकेंड शुरू हो रहा है। चलिए आज हम सब मिलकर एक सुकून भरा दिन बिताते हैं। माँ और पिताजी, मैं टहलने जा रहा हूँ। चेन पिंगोन ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और सीधे बाहर चला गया। अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना, उसकी माँ ने आवाज लगाई और फिर चेन पिंगोन पर ध्यान देना बंद कर दिया। आखिरकार चेन पिंगोन पहले से ही 18 साल का है और उसे वयस्क माना जा सकता है, इसलिए उसके टहलने के लिए बाहर जाने के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चेन पिंगोन मूल रूप से झांग लेई के मामले को स्थगित करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि झांग लेई एक टाइम बम की तरह है और कौन जानता है कि वह कब फट जाएगा। इसलिए चेन पिंगोन ने आज रात कार्रवाई करने का फैसला किया। अगर वह झांग लेई को ढूंढ लेता है तो झांग लेई का खेल खत्म हो जाएगा। तो सवाल यह है कि हम झांग लेई को कहां पा सकते हैं। चेन पिंगोन को झांग लेई के साथ बिताए अपने अनुभव याद आने लगे और उसे खुशी महसूस हुई। फिर उसने अपनी योजना बनाना शुरू किया। चेन पिंगोन को झांग लेई की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो झांग लेई को उससे कहीं बेहतर जानता था। वह व्यक्ति झांग लेई का चचेरा भाई झांग जू था। चेन पिंगोन को नहीं पता था कि झांग लेई कहाँ है, लेकिन वह जानता था कि झांग जू हर रात कहाँ जाता है। आधे घंटे बाद चेन पिंगोन एक बार में पहुंची। ये बार झांग लेई के स्वामित्व में है और झांग जू आमतौर पर हर रात अपने आदमियों के साथ वहां जाता है। ये बार बहुत आलीशान नहीं है, लेकिन ये काफी लोकप्रिय है। बार में प्रवेश करने के बाद चेन पिंगोन ने तुरंत एक परिचित चेहरा देखा, झांग जू। उस समय झांग जू बार में अकेले बैठकर शराब पी रहा था। झांग जू के चेहरे के भावों से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत खुश नहीं थे।
चेन पिंगोन चलकर आए और बड़े सहजता से झांग जू के बगल में बैठ गई। तुम कौन हो, बच्चे? झांग जू ने चेन पिंगोन की ओर देखा और ठंडे लहजे में पूछा। तुम नशे में हो? जैसे ही चेन पिंगोन बोल रहा था, उसने हाथ बढ़ाकर झांग जू के शरीर पर थपथपाया। झांग जू का शरीर तुरंत अकड़ गया। चेन पिंगान उठी, झांग जू की मदद की और बार से बाहर चली गई। बार में बहुत गंदगी फैली हुई थी और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि बार में झांग जू के कई आदमी मौजूद थे, लेकिन वे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, इसलिए झांग जू की हालत पर कौन ध्यान देगा। तो चेन पिंगोन झांग जू के साथ अकड़ते हुए बाहर निकल गया। झांग जू की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी पुतलियां भय से भर गईं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी आसानी से उनसे छीन लिया जाएगा। बार से निकलने के बाद चेन पिंगान झांग जू को सीधे सड़क के उस पार वाली गली में ले गया। सड़क पार करने के बाद एक सुनसान गली थी, जहां चेन पिंगोन ने झांग जू को जमीन पर पटक दिया। चेन पिंगान ने झांग जू को लात मारी और अंततः झांग जू के शरीर के दबाव बिंदु मुक्त हो गए। एक्यू पॉइंट्स को छोड़ने के बाद झांग जू जल्दी से खड़ी हो गई। तुम इंसान हो या राक्षस? मैंने तुम्हें कोई ठेस तो नहीं पहुंचाई? झांग जू ने कांपते हुए कहा। उसके चेहरे पर भय के भाव साफ झलक रहे थे, ये स्पष्ट था कि वह बहुत डरा हुआ था। मेरा अनुमान है कि इस स्थिति में कोई भी सामान्य व्यक्ति भयभीत हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई परेशानी देने नहीं आया हूं। मुझे झांग लेई से दुश्मनी है और मैं उससे परेशान करने के लिए यहां आया हूं। लेकिन झांग लेई अब कहां है? मुझे वह नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे केवल यही अनुरोध कर सकता हूं कि आप झांग लेई को बुला लें। चेन पिंगान ने शांत भाव से बात की। झांग लेई, मुझे भी नहीं पता कि झांग लेई इस समय कहां है। झांग जू की निगाहें चारों ओर घूमी और उसने जल्दी से पूछा। अगर तुम जिद्दी बनना चाहते हो तो ठीक है, फिर ये झांग लेई और मेरे बीच की बात है। तुम मेरी गलती की जिम्मेदारी लोगे, है ना? चेन पिंगोन की आवाज एकदम ठंडी हो गई। चेन पिंगोन की आवाज में व्याप्त शीतलता को भांपते हुए झांग जू अब और इनकार करने की हिम्मत नहीं कर सका। नहीं नहीं, झांग लेई के मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि झांग लेई मेरा चचेरा भाई है, लेकिन उसके मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मैं उसके लिए दोष अपने ऊपर नहीं लूंगा। मैं आपसे तुरंत संपर्क करूंगा और मैं निश्चित रूप से झांग लेई को आपके लिए यहां भेज दूंगा, झांग जू ने जल्दी से कहा। हालांकि 1998 में मोबाइल फोन बहुत आम नहीं थे, लेकिन पैसे वाले अधिकांश लोगों के पास एक मोबाइल फोन होता था। झांग जू के पास भी एक मोबाइल फोन है। झांग जू कांपते हुए अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालने लगा। चेन पिंगोन के विचार में आजकल के मोबाइल फोन पुराने जमाने के फोन मात्र हैं। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बुनियादी मोबाइल फोन भी चौंकाने वाली हद तक महंगे हैं। एक मोबाइल फोन की कीमत आसानी से 6 या 7 हजार युआन हो सकती है। आम लोग ऐसे मोबाइल फोन खरीद ही नहीं सकते, उनका इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। झांग जू ने कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया और कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। हेलो, क्या ये झांग लेई है? मैं आपका भाई झांग जू हूं, झांग जू ने जल्दी और शांत भाव से कहा। भाई, तुम्हें क्या हुआ? झांग लेई ने पूछा। मुझे पता है कि आपका मूड खराब है, इसलिए मैंने कुछ खूबसूरत छात्राओं को बार में बुलाया है। आ जाए, हम आज रात आपको आराम दिलाने में मदद करते हैं, झांग जू ने कहा। बड़े भाई, क्या यह उचित है? झांग लेई ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से आकर्षित हो रहा था। बकवास बंद करो और इधर आओ। मैं बार के प्रवेश द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, झांग जू चिल्लाया। धन्यवाद भाई तांग, मैं अभी आता हूं। झांग लेई ने तुरंत सहमति दे दी। अध्याय 32, मृत्यु से भी बदतर जीवन। भाई, मैंने आपके कहे अनुसार अपने चचेरे भाई को बुला लिया है। अब क्या आप मुझे जाने देंगे? झांग जू ने विनती की। इस समय उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि चेन पिंगोन अपने वादे से मुकर जाएगा और उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाता हूं और तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा नहीं करूंगा।
मैं बस आपको परेशान करना चाहता हूं ताकि आप यहां एक और झपकी ले लें। चेन पिंगोन मुस्कुराया। इससे पहले कि झांग जू कोई प्रतिक्रिया दे पाते, किसी ने हाथ बढ़ाकर उन्हें कई बार थपथपाया। झांग जू की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं और उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। झांग जू का शरीर कांप उठा और वह झट से जमीन पर गिर पड़ा, बेजान सा। झांग जू की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उन्हें स्ट्रोक आया था। झांग जू भी उन लोगों में से एक था जिन्होंने अपने पिछले जन्म में चेन पिंगोन को तंग किया था। तो चेन पिंगोन झांग जू को कैसे जाने दे सकता था? इससे पहले चेन पिंगोन ने झांग परिवार से बदला लेने के कई तरीके सोचे थे, लेकिन अंत में उसने बदला लेने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका चुना। इसका मतलब ये होगा कि झांग परिवार के सभी पुरुषों को बिस्तर पर डाल देना होगा। क्या आपको लोगों को धमकाना पसंद नहीं है? क्या आप अमीर और प्रभावशाली नहीं है? अच्छा, तब चेन पिंगोन अभी इसी वक्त तुम सबको पंगु बना देगा। चेन पिंगोन ये देखना चाहता था कि लकवाग्रस्त हो जाने के बाद भी उनके परिवार का पैसा और संपर्क काम आएंगे या नहीं। ऐसा करते समय चेन पिंगोन को किसी भी प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस नहीं हुआ। अगर 2025 होता, तो चेन पिंगोन ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उस समय इतने सारे कैमरे थे कि हल्की सी भी हलचल कैमरे में कैद हो जाती थी। लेकिन अब 1998 की बात है। ऐसा नहीं है कि 1998 में निगरानी बिल्कुल नहीं थी, बस उस समय निगरानी बहुत कम थी। उदाहरण के लिए, जिस इलाके में चेन पिंगोन ने अपनी हरकत की, वहां कोई निगरानी कैमरा नहीं था। बार के अंदर तो सुरक्षा कैमरे और भी कम संख्या में लगे हुए थे। बार में हर तरह के लोग होते हैं, इसलिए वहां कई अवैध लेन देन होते हैं। झांग जू बेवकूफ नहीं है, वह अपने ही बार में निगरानी कैमरे लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए जब चेन पिंगोन झांग जू को ले जा रहा था, तब निगरानी फुटेज का वहां रह जाना असंभव था। जिस गली में वे अभी हैं, वो पूरी तरह से अंधेरी है, वहां न तो स्ट्रीट लाइट है और न ही कोई निगरानी कैमरा। चेन पिंगोन यहां बिना पकड़े जाने की चिंता किए लोगों को मार सकता था। हालांकि हत्या एक गंभीर मामला है। चेन पिंगोन इतनी आसानी से ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि एक बार हत्या के परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु हो जाती है, तो यह एक बड़ा मामला बन जाता है। उस समय सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली निश्चित रूप से अपनी जांच तेज कर देगी। लेकिन अगर कोई हत्या नहीं होती है, तो ये बिल्कुल अलग कहानी है। चेन पिंगोन ने इस बात को भांप लिया, इसलिए उसने झांग जू को मारा नहीं, बल्कि उसके शरीर के दबाव बिंदुओं को दबाया। बेशक चेन पिंगोन ने सिर्फ अपने EQ पॉइंट्स को दबाया ही नहीं, उन्होंने सीधे उन्हें भेद दिया। ये रोबोट के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सर्किटों को काट देने के बराबर है। जब तक कोई मरम्मतकर्ता इन सर्किटों को दोबारा नहीं जोड़ देता, तब तक रोबोट बेकार हो जाएगा। झांग जू इस समय इसी स्थिति में है। चेन पिंगोन ने अपनी कई महत्वपूर्ण नाड़ियों और EQ पॉइंट्स को नुकसान पहुंचाया है। झांग जू अब बोलने और चलने फिरने की क्षमता खो चुका है। वह अभी भी होश में था, लेकिन उसका शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। यदि कोई डॉक्टर उसके वर्तमान लक्षणों की जांच करे, तो उसे मस्तिष्क रक्तस्राव, स्ट्रोक और तंत्रिका पक्षाघात के रूप में निदान किया जाएगा। इस स्थिति का निदान करना सबसे कठिन है, क्योंकि पश्चिमी चिकित्सा पद्धति के अनुसार इसका मूल कारण मस्तिष्क में होता है। केवल एक उच्च कुशल पारंपरिक चीनी चिकित्सक ही ये देख सकता था कि उसकी बीमारी की जड़ उसकी नसों में निहित थी। यदि कोई पारंपरिक चीनी चिकित्सा विशेषज्ञ उसकी स्थिति को देख भी ले, तो भी उसका इलाज करना अत्यंत कठिन होगा। चेन पिंगोन ने बेहद संतुष्टि महसूस करते हुए राहत की सांस ली। मैंने आखिरकार अपने पिछले जीवन में लिए गए अधिकांश प्रतिशोध प्राप्त कर लिए हैं। अब सिर्फ झांग लेई ही बचे हैं। चेन पिंगोन छाया में छिपकर चुपचाप झांग लेई के आने का इंतजार कर रही थी। कोई दुर्घटना नहीं हुई। 20 मिनट से अधिक समय बाद झांग लेई धीरे धीरे अपनी साइकिल चलाते हुए बार के प्रवेश द्वार तक पहुंचा। झांग लेई बार के प्रवेश द्वार पर अपनी साइकिल को ताला लगा रहा था। अचानक कोई चलकर आया और उसने झांग लेई को थपथपाया। झांग लेई का शरीर पल भर में जम गया। फिर झांग लेई को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कई बार थपथपाया गया है।
झांग लेई अचानक बेहोश हो गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुमसे जेल जाने को कहा था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया और बाहर आकर मरने की जिद की। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। झांग लेई के कान में एक धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत जानी पहचानी थी। झांग लेई उसे कभी नहीं भूल सकता था, क्योंकि झांग लेई को स्पष्ट रूप से याद था कि यह चेन पिंगोन की आवाज थी। झांग लेई कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। केवल झांग लेई की आंखें ही हिल सकती थीं। झांग लेई जमीन पर गिर पड़ा, रात के आकाश को खाली निगाहों से घूरता रहा, कुछ भी करने में असमर्थ। चेन पिंगान मुड़ा और चला गया। उसे लग रहा था कि वह अपने जीवन में फिर कभी झांग लेई और झांग परिवार को नहीं देख पाएगा। झांग लेई, झांग जू और उनके पिता तीनों को स्ट्रोक आया और वे लकवाग्रस्त हो गए। झांग परिवार के चारों सदस्य अब लकवाग्रस्त हो चुके हैं। झांग परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया है। माँ और पिताजी, मैं घर आ गया। चेन पिंगोन ने घर लौटते हुए खुशी से कहा। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। थोड़ी देर और बाहर रहकर क्यों नहीं खेलते? माँ ने चिंता से पूछा। यहाँ करने के लिए कुछ भी मजेदार नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा और पढ़ने के लिए जल्दी वापस आ गया, चेन पिंगोन ने कहा। यह अच्छी बात है, देर रात बाहर रहना सुरक्षित नहीं है, फादर चेन गुओकिंग ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। वैसे, मुझे इंटरनेट कैफे के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, चेन गुओकिंग ने जल्दी से कहा। पिताजी, पूछ लीजिए। चेन पिंगोन मुस्कुराया और चलकर अपने पिता के बगल में बैठ गया। पिता और पुत्र इंटरनेट कैफे के बारे में बात करने लगे। यह देखकर मां अपने चेहरे पर मुस्कान छिपा नहीं सकी। दूसरा दिन सप्ताहांत था, लेकिन चेन पिंगोन ने फिर भी जल्दी उठना चुना। सुबह जल्दी उठने के बाद, मैं नाश्ते के लिए घर जाने से पहले अपने शरीर को थोड़ा आराम देने के लिए नीचे दौड़ने गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे माता पिता पहले से ही उठ चुके थे। फादर चेन गुओकिंग थोड़े उत्साहित थे क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। चेन पिंगोन आज घर पर है, इसलिए वह इस खाली समय का फायदा उठाकर कंप्यूटर बाजार जाना चाहता है और इंटरनेट कैफे के लिए आवश्यक कंप्यूटर खरीदना चाहता है। अरे बदमाश, जल्दी खाओ। पेट भर जाने के बाद हम कंप्यूटर खरीदने चलेंगे, चेन गुओकिंग ने जल्दी से कहा। पिताजी, इतनी जल्दी क्या है? अभी सुबह है, कंप्यूटर मॉल अभी खुला भी नहीं है, हम इतनी सुबह क्या करने वाले हैं? चेन पिंगोन ने लापरवाही से कहा। बेटा सही कह रहा है, इतनी जल्दी में क्यों हो? कंप्यूटर वहीं है, कहीं नहीं जा रहा, मां ने चिढ़ते हुए कहा। अपनी पत्नी और बच्चों की यह बात सुनकर चेन गुओकिंग आखिरकार शांत हो गया। चेन पिंगोन ने धीरे धीरे अपना भोजन समाप्त किया और समय देखते देखते सुबह के 8 बज गए। नए उत्पाद फिर से जोड़े गए हैं। चूंकि उसके माता पिता सिस्टम इंटरफेस को देख ही नहीं सकते थे, इसलिए चेन पिंगोन ने नए उत्पादों को देखने के लिए सीधे सिस्टम इंटरफेस खोल दिया। इसे देखकर चेन पिंगोन की आंखें चमक उठी। मुझे कुछ अच्छा मिला। अध्याय 33 चिकित्सा में निपुणता। उन्नत चित्रकला कौशल पर एक पुस्तक। मास्टर स्तर की सुलेख कला पर एक पुस्तक। चिकित्सा कौशल पर एक पुस्तक। गो गेम के मास्टर स्तर के कौशल पर आधारित एक पुस्तक। आज जिन 4 वस्तुओं को अपडेट किया गया, वे सभी कौशल पुस्तकें थीं। कुल मिलाकर 4 कौशल पुस्तकें थीं। इन 4 कौशल पुस्तकों में से किसी एक को सीखने के बाद, आप तुरंत एक बहुत ही शक्तिशाली कौशल में महारत हासिल कर लेंगे। व्यावहारिक दृष्टिकोण से, ये कौशल पुस्तिका तभी सबसे उपयोगी है जब कोई व्यक्ति चिकित्सा में निपुण हो। चेन पिंगोन ने एक पल के लिए संकोच किया। फिर उसने दृढ़ निश्चय के साथ चिकित्सा प्रवीणता कौशल पुस्तक खरीद ली। आखिरकार, इन 4 कौशल पुस्तकों में से केवल मेडिकल मास्टरी ही सबसे मूल्यवान है। ये सबसे व्यवहारिक भी है। अन्य कौशल उपयोगी हैं, लेकिन चिकित्सा कौशल की तुलना में वे नगण्य हैं। 1 युआन की फ्लैश सेल समाप्त हो गई है, और चिकित्सा कौशल निपुणता की एक कौशल पुस्तिका सिस्टम इंटरफेस में संग्रहित कर दी गई है। माँ और पिताजी, अभी बहुत सुबह है। मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर पढ़ लूंगी, चेन पिंगोन ने जल्दी से कहा। इसका मुख्य कारण यह है कि उसने पहले ही कौशल की किताबें खरीद ली हैं, और अब वह उन्हें सीखने के लिए बेताब है। ठीक है,
ठीक है, चेन गुओकिंग ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। चेन पिंगान मुस्कुराया और अपने कमरे में वापस चला गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, फिर सिस्टम इंटरफेस खोला और सीधे मेडिकल प्रोफिशिएंसी स्किल बुक का उपयोग करने का विकल्प चुना। चिकित्सा कौशल की पुस्तक सुनहरी रोशनी में परिवर्तित हो गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। इसके बाद चेन पिंगोन के दिमाग में अनगिनत चिकित्सीय तकनीकें डाली गईं। चेन पिंगोन को अब यह एहसास हुआ कि तथाकथित चिकित्सा कौशल में महारत हासिल करने का मतलब वर्तमान स्तर पर सभी चिकित्सा कौशल में महारत हासिल करना है। चेन पिंगोन वर्तमान में प्रचलित विश्व की सभी चिकित्सा पद्धतियों में महारत हासिल कर लेंगे, जिनमें पारंपरिक चीनी चिकित्सा, पश्चिमी चिकित्सा, म्याओ चिकित्सा, मंगोलियाई चिकित्सा और भारतीय चिकित्सा शामिल हैं, और वे उनमें विशेषज्ञ बन जाएंगे। ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। अगर चेन पिंगोन इन सभी चिकित्सा कौशलों में महारत हासिल कर ले, तो आज वह दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर होंगे। इस बार इनपुट की गई ज्ञान की मात्रा इतनी विशाल थी कि सिस्टम की क्षमता के बावजूद भी इसमें काफी समय लगा। पूरे 15 मिनट बीतने के बाद चेन पिंगोन ने आखिरकार ज्ञान को आत्मसात करना समाप्त किया। चेन पिंगान को अपने सिर में तेज और चुभने वाला दर्द महसूस हो रहा था। आखिरकार उन्होंने इतने कम समय में इतना ज्ञान ग्रहण कर लिया था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके सिर में तेज दर्द हो रहा था। अगर सिस्टम द्वारा उसके मस्तिष्क की सुरक्षा न की गई होती और इतने कम समय में उसमें इतनी अधिक चिकित्सा जानकारी न डाली गई होती, तो उसका मस्तिष्क लकवाग्रस्त हो सकता था। सौभाग्य से वह ठीक हो गया है और उसने सफलतापूर्वक ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। चेन पिंगोन ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, ये तो कमाल है। बहुत ही शानदार। वह अब दुनिया के शीर्ष डॉक्टरों में से एक है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा कौशल में महारत हासिल कर ली है। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज दुनिया में चिकित्सा प्रौद्योगिकी पहले से ही काफी उन्नत है, लेकिन अभी भी कई ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज वह नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो वह उन बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता जिनका इलाज बेहतरीन डॉक्टर भी नहीं कर सकते। हालांकि चेन पिंगोन के पास एक फायदा है, वह एक सामान्य चिकित्सक है। उदाहरण के लिए, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ केवल आंखों को देख सकता है और एक सर्जन केवल शल्य चिकित्सा क्षेत्र को देख सकता है। ये सभी डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, वे केवल एक निश्चित प्रकार की बीमारी का ही इलाज कर सकते हैं। कुछ बीमारियों के इलाज में यह वास्तव में काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो ये सिर्फ एक बीमारी नहीं होती, बल्कि कई बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे मामलों में मरीज के इलाज के लिए आमतौर पर कई डॉक्टरों को मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। हालांकि इस तरह के संयुक्त उपचारों की अपनी सीमाएं हमेशा होती हैं। हालांकि अगर चेन पिंगोन उसका इलाज करता तो कहानी बिल्कुल अलग होती। चेन पिंगोन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने चिकित्सा के सभी कौशलों में महारत हासिल कर ली है। यदि उसे किसी मरीज का इलाज करना हो तो वह सबसे सटीक उपचार योजना प्रदान कर सकता है। चेन पिंगोन अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें मेडिकल स्कूल में आवेदन करना चाहिए या नहीं। अपने चिकित्सा कौशल के दम पर अगर वह अभी मेडिकल स्कूल में आवेदन करे तो उसे काफी फायदा होगा। भविष्य में वह एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर बन सकता है। हालांकि डॉक्टरों को जिस रास्ते पर चलना होगा, उस पर विचार करने के बाद चेन पिंगोन ने निर्णायक रूप से इस विचार को त्याग दिया। आखिरकार डॉक्टर होना बहुत ही थका देने वाला काम है। वह इस दुनिया में जीवन का आनंद लेने आया था, न कि दूसरों के लिए बोझ ढोने वाला जानवर बनने के लिए। इसके अलावा एक डॉक्टर जितने मरीजों का इलाज कर सकता है, उनकी संख्या वास्तव में सीमित होती है। लेकिन अगर वह एक बेहद अमीर व्यक्ति बन सकता है जो और भी अधिक बचत कर सके, तो और भी अधिक धन उपलब्ध होगा। उदाहरण के लिए, चेन बिंग यांग अमीर होने के बाद एक किफायती अस्पताल खोल सकती है। अगर हम अस्पताल की फीस और भी कम कर सकें, तो इससे लोगों को फायदा होगा। या फिर वे ऐसी दवाएं बनाने के लिए एक दवा कारखाना शुरू कर सकते हैं जो प्रभावी होने के साथ साथ सस्ती भी हो। इस विधि का उपयोग करके केवल डॉक्टर होने की तुलना में अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास पैसा हो।
चेन पिंगोन ने राहत की सांस ली और अपनी धन कमाने की योजना को एक नए स्तर पर ले गया। चेन पिंगोन, क्या तुम्हारा काम हो गया? हमें चलना चाहिए। पिता की आवाज बैठक कक्ष से आई। आ रहा हूं, अभी आता हूं, चेन पिंगोन ने जल्दी से पुकारा। मुझे लगता है मेरे पिताजी कंप्यूटर खरीदने के लिए बहुत उत्सुक थे। वैसे भी चेन पिंगोन ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है और कौशल पुस्तक सीखना भी पूरा कर लिया है, इसलिए अब कंप्यूटर खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और मैंने अपने माता पिता को बैठक में देखा। चेन पिंगोन ने अपने माता पिता के चेहरे के भाव देखे और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। मेरे माता पिता को कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ छोटी मोटी समस्याएं जरूर हैं। मुझे अपने माता पिता के इलाज के लिए कोई अवसर ढूंढना होगा। किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं है। मैं आज रात अपने माता पिता की मालिश करूंगा और इससे उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये जानना महत्वपूर्ण है कि चेन पिंगोन न केवल एक कुशल चिकित्सक हैं, बल्कि उनके पास दीर्घायु ऊर्जा भी है। अपनी चिकित्सा कुशलता और इस ऊर्जा के संयोजन से वे अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बेहतर उपचार कर सकते हैं। कंप्यूटर मॉल थोड़ा दूर था और चेन पिंगोन के परिवार के पास कार नहीं थी। उसके माता पिता टैक्सी से जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए 3 लोगों का परिवार कंप्यूटर मॉल जाने के लिए बस में सवार हो गया। बस से यात्रा करना वास्तव में समय की बर्बादी है। इसका एकमात्र लाभ यह है कि इससे पैसे की बचत होती है। अब बस की सवारी का किराया प्रति व्यक्ति केवल 50 सेंट है और 3 लोगों के परिवार को केवल 1.5 युआन की आवश्यकता होती है। जब वे कंप्यूटर मॉल पहुंचे तब तक सुबह के 9:30 बज चुके थे। कंप्यूटर मॉल काफी समय से खुला हुआ है। मैं यहाँ किसी को जानता हूँ, चलो पहले उससे कंप्यूटर की कीमत के बारे में पूछ लेते हैं। अगर उसके यहाँ कीमत सही होगी तो मैं उससे खरीद लूंगा। चेन पिंगोन ने बात की। यहाँ आपके जान पहचान वाले कैसे हैं? फादर चेन गुओकिंग ने अविश्वास से पूछा। पिताजी, मैं अब वयस्क हो गया हूँ, यहाँ मेरे परिचित होना मेरे लिए सामान्य बात है, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन गुओकिंग ने अपना सिर हिलाया और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि वहां कुछ परिचित लोग थे, फिर भी चेन पिंगोन तुरंत वहां नहीं गई। इसके बजाय वह प्रत्येक स्टॉल के आसपास घूमता रहा और अनायास ही कीमतों के बारे में पूछता रहा। चेन पिंगोन को 1998 में कंप्यूटरों की कीमत के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें अभी भी बाजार की स्थिति के बारे में पता लगाना था। जैसा कि उम्मीद थी, चेन पिंगोन को पूछने पर निराशा नहीं हुई। 1998 में कंप्यूटर की कीमत बेहद अधिक थी। एक साधारण कंप्यूटर की कीमत भी 10,000 युआन से अधिक होती है। इसके अलावा चेन पिंगोन को कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन बेहद खराब लगा। ये सरासर अपमानजनक था। लेकिन चेन पिंगोन बेबस थी, क्योंकि यह 1998 का साल था। अध्याय 34 इंटरनेट कैफे खुलता है। भाई लिन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए लिन गुआंगशेन का अभिवादन किया। अरे, तुम आ गए, नौजवान। लिन गुआंगशेन ने चेन पिंगोन को आते देख मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। भाई लिन, हमने पहले ही तय कर लिया था कि अगर मैं आपसे कंप्यूटर खरीदूंगा तो आप मुझे जरूर छूट देंगे, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम सब एक ही पक्ष में हैं, मैं आपको जरूर छूट दूंगा, लिन गुआंगशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मैं आपको इनसे मिलवा दूं। ये मेरे पिता हैं, चेन गुओकिंग। इसके बाद चेन पिंगोन ने अपने बगल में बैठे व्यक्ति से अपने पिता का परिचय कराया। दूसरी ओर चेन गुओकिंग कुछ हद तक संकोची प्रतीत हो रही थी। लिन गुआंगशेन ने चेन गुओकिंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। चेन गुओकिंग कुछ हद तक हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बेटे के यहाँ परिचित होंगे। किसी परिचित का होना अच्छी बात है, कम से कम आप ठगे जाने से तो बचेंगे। आप किस तरह का कंप्यूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं? लिन गुआंगशेन ने पूछा। लेनोवो के डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसे हैं? उनकी बिक्री के बाद की सेवा काफी अच्छी है, लिन गुआंगशेन ने सिफारिश की। ब्रांडेड मशीनों को भूल जाए, मुझे एक कस्टम निर्मित मशीन दीजिए। आपको सारे पुर्जे मिल जाएंगे, है ना? चेन पिंगोन ने सीधे सीधे कहा। कस्टम बिल्ट पीसी?
कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? लिन गुआंगशिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। चेन पिंगॉन ने पहले ही अन्य दुकानों पर कीमतों की जानकारी ले ली थी और कॉन्फ़िगरेशन पर विचार कर लिया था। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि लिन गुआंगशिन की कीमत चेन पिंगॉन को संतुष्ट करेगी या नहीं। आपने जिस कॉन्फ़िगरेशन का जिक्र किया है, वह काफी अच्छा है। चेन पिंगॉन द्वारा बताए गए कॉन्फ़िगरेशन को सुनकर लिन गुआंगशिन तुरंत स्थिति को समझ गया। ये चेन पिंगॉन जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होगी। लिन गुआंगशिन मन ही मन चुपचाप सोचने लगा। कीमत के लिहाज से मेरा अनुमान है कि हम बहुत ज्यादा कीमत नहीं मांग सकते। हालांकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वे एकदम परिचित नहीं हैं। वे कुछ छूट दे सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बहुत ज्यादा नहीं। आज के युग में कंप्यूटर एक अत्यंत लाभदायक उद्योग है। कंप्यूटर की कीमत भी काफी अनिश्चित होती है। बाहरी लोगों के लिए इसकी सही कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो मैं आपको कीमत बता दूंगी। लिन वान ने कागज और कलम निकाली और प्रत्येक घटक की कीमत लिख डाली। भाई लिन, आप जो कीमत बता रहे हैं वह बहुत ज्यादा है। भाई लिन, मैं सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं खरीद रहा हूँ। मेरा परिवार एक इंटरनेट कैफे चलाता है। ये कंप्यूटरों का पहला बैच है। अगर हमारा पहला सहयोग पूरी तरह सफल रहता है, तो हम भविष्य में भी सहयोग जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे पहले सहयोग के लिए मुझे ये कीमत देते हैं, तो हम साथ मिलकर व्यापार नहीं कर सकते। चेन पिंगान ने असहाय भाव से कहा। लिन गुआंगशिन का प्रस्ताव बहुत अधिक नहीं था, लेकिन उसमें ईमानदारी की भी कमी थी। यह तो स्पष्ट है कि आप किसी व्यापारी से संतोषजनक कीमत की उम्मीद नहीं कर सकते। चेन पिंगॉन द्वारा इंटरनेट कैफे खोलने की योजना के बारे में सुनकर लिन गुआंगशिन तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। चूंकि आप थोक में खरीद रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोक मूल्य दूंगा। मैं आपको जो कीमत दे सकता हूं, वह निश्चित रूप से बाजार में सबसे कम कीमत है। लिन गुआंगशिन ने भी बहुत गंभीरता से बात की। चेन पिंगॉन ने उनकी बातों को पूरी तरह गंभीरता से नहीं लिया। कुछ बातें सुननी बेहतर होती हैं, लेकिन उन्हें अक्षरशः नहीं लेना चाहिए। पहले मुझे कीमत बताइए। अगर कीमत सही लगी, तो मैं आपसे अपने सारे कंप्यूटर आपसे ही खरीदूंगा, चेन पिंगॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कीमत देखो, मैं तुम्हें ये दूंगा। लिन गुआंगशिन ने कागज के एक टुकड़े पर कीमत लिखी। ये कीमत अभी भी बहुत अधिक है। चलिए कीमत बदल देते हैं। क्या ये कीमत आपको स्वीकार्य है? चेन पिंगान ने भी कलम और कागज निकाला और कीमत लिख ली। आपकी कीमत बहुत कम है। थोड़ा और बढ़ाए। इतनी कम कीमत पर मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, लिन गुआंगशिन ने तुरंत कहा। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मोलभाव शुरू हो गया। चेन पिंगॉन को अच्छी तरह पता था कि उसने गलत कीमत बताई थी। वास्तव में दूसरा पक्ष अभी भी मुनाफा कमा रहा था। लेकिन यही इस युग की सच्चाई है, कंप्यूटर एक बेहद लाभदायक उद्योग है। अगर आप उन्हें इतना पैसा कमाने नहीं देंगे, तो वे इस व्यवसाय में नहीं उतरेंगे। कुछ मोलभाव के बाद दोनों पक्षों को काफी संतोषजनक कीमत मिल गई। लिन गुआंगशिन खूब धन कमा सकता है और चेन पिंगॉन बहुत सारा पैसा बचा सकता है। चेन पिंगॉन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लिन गुआंगशिन ने उन्हें 8,500 युआन का कोटेशन दिया, जो एक कस्टम निर्मित कंप्यूटर खरीदने के लिए पर्याप्त था। कंप्यूटर मॉनिटर, स्पीकर, माउस और कीबोर्ड सभी इसमें शामिल हैं। ब्रांडेड कंप्यूटर के लिए समान कॉन्फ़िगरेशन की कीमत लगभग 15,000 युआन होगी। अन्य दुकानों में तो कस्टम निर्मित पीसी की कीमत भी लगभग 12,000 रुपये होगी। इसलिए चेन पिंगॉन के लिए 8,500 युआन की कीमत अभी भी बहुत अच्छा सौदा है। उसके बगल में खड़ी चेन गुओकिंग भी कीमत से बहुत संतुष्ट थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने पहले ही कंप्यूटरों की कीमत के बारे में पूछताछ कर ली थी, और वे सभी कम से कम 10,000 युआन या उससे अधिक के थे। अब जब चेन पिंगॉन को एक परिचित मिल गया है, तो वह 8,500 युआन में एक कंप्यूटर खरीद सकता है, जो उसके लिए अच्छी खबर है। चूंकि प्रत्येक कंप्यूटर की कीमत 8,500 रुपये है, इसलिए हम ठीक 20 कंप्यूटर खरीद सकते हैं।
इस खरीदारी पर 170,000 रुपये खर्च होंगे। इसके बाद भी कुछ पैसे बच जाएंगे जिनसे अन्य सहायक उपकरण खरीदे जा सकेंगे। कंप्यूटर डेस्क और कुर्सियों को अतिरिक्त पैसों से दोबारा खरीदना होगा। इंटरनेट कैफे को सुविधाओं के रूप में उपयोग के लिए मेज और कुर्सियां भी खरीदनी पड़ती हैं, और एक कैशियर काउंटर तो निश्चित रूप से आवश्यक है। लिन गुआंगशेन इस व्यवसाय को करने में सक्षम होने पर अत्यधिक प्रसन्न थे और उन्होंने तुरंत एक ही दिन में सभी 20 कंप्यूटरों को असेंबल करने का वादा किया। दुर्भाग्यवश वे यहाँ केवल कंप्यूटर का सामान बेचते हैं, वे कंप्यूटर डेस्क या कुर्सियां नहीं बेचते हैं। चेन पिंगॉन ने केवल 30,000 युआन की जमा राशि का भुगतान किया, और शेष राशि का भुगतान कंप्यूटर के उनकी दुकान पर पहुंचने के बाद किया जाएगा। लिन गुआंगशेन को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और वह तुरंत सहमत हो गया। इसके बाद मुझे एक कंप्यूटर डेस्क और कुर्सी खरीदनी होगी। कंप्यूटर डेस्क और कुर्सियां खरीदना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि वे इतनी महंगी नहीं होती हैं। असल में लागत का अधिकांश हिस्सा अभी भी कंप्यूटर होस्ट में ही है। इसके बाद पिता और पुत्र बगल वाली दुकान में गए और एक कंप्यूटर डेस्क और कुर्सी खरीदी। दुकान मालिक घर पर सामान पहुंचाने की सेवा भी प्रदान करता है, क्योंकि पिता और पुत्र के लिए इतनी सारी चीजें खुद ले जाना अव्यावहारिक है। मैं लगभग भूल ही गया था, पिताजी, हमें एक कंप्यूटर की भी जरूरत है। हमें कैशियर के पास एक और कंप्यूटर की जरूरत है। खैर, इस कंप्यूटर की खरीद की कीमत काफी वाजिब है, तो चलिए एक और खरीद लेते हैं। यह सोचकर चेन पिंगोन दुकान में वापस गया और एक और कंप्यूटर स्थापित किया। लिन गुआंगशेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि एक अतिरिक्त कंप्यूटर होने का मतलब था कि वह अधिक पैसा कमा सकता था। सबसे पहले मेज, कुर्सियां और बेंचें वापस दुकान में ले जाई गईं। दुकान के अंदर पहुंचते ही पिता और पुत्र काम पर लग गए। सबसे पहले उन्होंने मेज और कुर्सियां लगाईं। कुछ ही देर बाद मां आ गई और तीनों का परिवार दुकान में काम करने लगा। लिन गुआंगशेन बहुत ही कुशल थे, उन्होंने दोपहर तक सभी 21 कंप्यूटर पहुंचा दिए। लिन गुआंगशेन की सेवा भी बहुत ही बेहतरीन थी। कंप्यूटर आने के बाद उन्होंने अपने स्टोर के कर्मचारियों के साथ मिलकर उन सभी को असेंबल किया। स्टोर में मौजूद सभी 21 कंप्यूटरों में इंस्टॉलेशन हो चुका है। युवक, क्या मैं अभी भुगतान कर सकता हूं? लिन गुआंगशेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस एक पल रुकिए, ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। ये कहने के बाद चेन पिंगान ने एक एक करके सभी कंप्यूटरों को चालू किया और उनकी जांच की। लिन गुआंगशेन को कोई जल्दी नहीं थी और वह एक तरफ इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद चेन पिंगॉन ने सब कुछ जांच लिया और उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। हालांकि लिन गुआंगशेन मूल्य निर्धारण को लेकर काफी सख्त हैं, लेकिन वे अपने काम में बहुत ही विनम्र और कर्तव्यनिष्ठ हैं, और इन मेजबानों को इससे कोई समस्या नहीं है। चेन पिंगॉन इससे बहुत संतुष्ट हुआ, इसलिए उसने शेष राशि का भुगतान तुरंत कर दिया। अध्याय 35 इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली। हमारा इंटरनेट कैफे आखिरकार चालू हो गया है। चेन गुओकिंग ने अपने इंटरनेट कैफे को देखते हुए खुशी से कहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चेन गुओकिंग इतना उत्साहित था, क्योंकि उसने इस इंटरनेट कैफे को खोलने के लिए अपने परिवार की सारी बचत का इस्तेमाल कर लिया था। अगर आप 200,000 युआन 20 साल के लिए भी छोड़ देते हैं, तो भी यह एक अच्छी खासी रकम होगी। 1998 की बात तो छोड़ ही दीजिए। इस युग में इतनी रकम से राजधानी में भी एक छोटा सा आंगन वाला घर खरीदा जा सकता है। आज के दौर में पैसा कमाने के वाकई बहुत सारे तरीके हैं। चेन पिंगॉन आसानी से पैसे कमाने के तरीके खोज सकता है। बेटे, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? चेन गुओकिंग ने उम्मीद भरी निगाहों से पूछा। पापा, मुझे एक गेम इंस्टॉल करने दीजिए ताकि आप थोड़ी देर खेल सकें। आखिरकार, अब से इस इंटरनेट कैफे को आप ही चलाने वाले हैं, इसलिए आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल न कर पाए। जहां तक मेरी बात है, मैं एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूं। मुझे आज रात यहां ओवरटाइम करना पड़ सकता है। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह आखिर किस काम के लिए है? चेन गुओकिंग ने हैरानी से पूछा। बेटे, तुम्हें मुझे ठीक से सिखाना होगा, चेन गुओकिंग ने जल्दी से कहा।
पापा, कंप्यूटर सीखना वास्तव में बहुत आसान है। जैसे ही मैं आपको सिखाऊंगा आप समझ जाएंगे। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर अब इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते, हम केवल सिंगल प्लेयर गेम ही खेलते हैं। इसलिए हमारे कंप्यूटरों में अपेक्षाकृत सरल कार्य होते हैं, हम उन्हें गेम कंसोल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे चेन पिंगोन बोल रहा था, उसने अपने पिता को कंप्यूटर चलाना सिखाना शुरू कर दिया। ब्रॉडबैंड अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल इसे एक स्टैंडअलोन डिवाइस के रूप में ही माने। अगर आप ऑनलाइन हैं भी, तो भी इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री बहुत कम है, आप संभवतः अभी भी सिंगल प्लेयर गेम ही खेल रहे होंगे। इस युग में इंटरनेट के पास अभी बहुत कुछ नहीं है। 20 साल बाद की स्थिति इसके विपरीत होगी, जब इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध होगा। लेकिन चेन पिंगोन के लिए यह अच्छी खबर थी, क्योंकि इसका मतलब था कि बाजार पूरी तरह से अछूता था। चेन पिंगोन इस बाजार में अपना खुद का व्यापारिक साम्राज्य आसानी से खड़ा कर सकता है। बेशक ये सब इस धारणा पर आधारित है कि चेन पिंगोन स्वयं धनी है। चेन पिंगोन अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। हालांकि चेन पिंगोन ने शेयर बाजार में कुछ पैसा कमा लिया है, लेकिन ये पर्याप्त से बहुत कम है। चेन गुओकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कंप्यूटर ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। पहले उन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वे उनसे थोड़ा डरते भी थे। क्योंकि उसने इससे पहले कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसे हमेशा लगता था कि कंप्यूटर बहुत ही हाईटेक चीज है और उसे उनका इस्तेमाल करना नहीं आता। हालांकि चेन पिंगोन से शिक्षा प्राप्त करने के बाद चेन गुओकिंग ने पाया कि कंप्यूटर चलाना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। दरअसल यही अंतर है गाड़ी चलाना सीखने और कार बनाने के बीच का। खुद से कार बनाना निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन अगर आप गाड़ी चलाना सीख लें तो यह मुश्किल नहीं है। चेन गुओकिंग ने अभी तक केवल कंप्यूटर चलाना ही सीखा है। इस प्रकार की शिक्षा बहुत सरल और परेशानी रहित होती है। पापा, आप अकेले खेलिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। सामान पहुंचाने के बाद चेन पिंगोन कैशियर के पास गया और वहां कंप्यूटर पर काम करने लगा। चेन पिंगोन अपने परिवार के इंटरनेट कैफे के लिए एक पीओएस सिस्टम बनाना चाहता है। सटीक रूप से कहें तो इसे इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली कहा जाना चाहिए। 1998 में इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली मौजूद नहीं थी। असल में इंटरनेट कैफे की फीस की गणना मैन्युअल रूप से की जाती है। यानी कंप्यूटर का उपयोग करते समय समय रिकॉर्ड किया जाता है और आपके जाने के बाद भुगतान करते समय समय और कीमत की दोबारा गणना की जाती है। शुरुआती इंटरनेट कैफे में इसी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस समय इंटरनेट कैफे में इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली नहीं थी। बाद में इंटरनेट कैफे में इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणालियां विकसित की गईं। जब आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे होते हैं तो ये बहुत सरल होता है, आप सीधे अपने खाते और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। इंटरनेट कैफे में लगे कंप्यूटरों पर बिताया गया समय रिकॉर्ड किया जाता है और यहां तक कि लागत भी सीधे कंप्यूटर से काटी जा सकती है। चेन पिंगोन फिलहाल इसी तरह के इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली पर काम कर रहे हैं। सौभाग्य से चेन पिंगोन ने पहले ही हैकिंग का उन्नत कौशल हासिल कर लिया था। अन्यथा वह स्वयं इस प्रकार की इंटरनेट कैफे प्रणाली का निर्माण नहीं कर पाता। लेकिन चेन पिंगोन के लिए अब यह बहुत आसान काम है। हालांकि चेन पिंगोन के लिए इस तरह का काम सरल है, फिर भी इसे पूरा करने में समय लगता है। इसलिए संभावना है कि पिंगेन को आज रात ओवरटाइम काम करना पड़ेगा। चेन गुओकिंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि चेन पिंगोन क्या कर रहा है, वह कंप्यूटर पर खेलने का भरपूर आनंद ले रहा था। आजकल ऑनलाइन गेम ज्यादा नहीं है, लेकिन सिंगल प्लेयर गेम काफी संख्या में मौजूद है। उदाहरण के लिए रेड अलर्ट, स्टारक्राफ्ट और एज ऑफ एम्पायर्स जैसे सबसे क्लासिक गेम उपलब्ध हैं। चेन पिंगोन ने अपने पिता को एज ऑफ एम्पायर्स खेलने के लिए कहा। उसने खेल की कठिनाई को सबसे आसान स्तर पर समायोजित कर दिया, ताकि उसके पिता, जो खेल में नौसिखिया थे, खेल का पूरा आनंद ले सकें। बॉस, क्या हम यहाँ के कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं? दरवाजे से अचानक एक आवाज आई। चेन गुओकिंग कुछ असमंजस में खड़ी हो गई। जी हाँ, आज हमारा सॉफ्ट ओपनिंग है। मैं आपको कम कीमत दे सकता हूँ।
2 युआन प्रति घंटा खेलना चाहोगे? चेन पिंगोन मुस्कुराते हुए पास आया और बोला, 2 युआन प्रति घंटा? सचमुच? दरवाजे पर खड़े युवक ने अविश्वास से पूछा। बेशक ये सच है, ये झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा कंप्यूटर आज ही स्थापित किया गया है और अभी भी इसका परीक्षण चल रहा है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं तुरंत उसका समाधान कर दूंगा। अगर इसमें कुछ गलत हो तो कृपया मुझे माफ कर दें, चेन पिंगोन ने विनम्रता से कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार 2 युआन प्रति घंटे का लालच इतना प्रबल है कि वह किसी भी छोटी मोटी समस्या को पार कर सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल वे अवैध इंटरनेट कैफे 5 युआन प्रति घंटे का शुल्क लेते हैं। चेन पिंगोन की 2 युआन प्रति घंटे की कीमत ने बाजार को बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। क्या भविष्य में प्रति घंटे 2 युआन अधिक लगेंगे? युवक ने फिर पूछा। बिल्कुल नहीं, हम आज सिर्फ एक ट्रायल रन कर रहे हैं, ताकि आप मशीनों का परीक्षण कर सकें, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। जवान होने को लेकर कुछ अफसोस भी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्वाभाविक ही है। जल्द ही, युवाओं ने उपयोग करने के लिए एक कंप्यूटर का चयन किया। पिताजी, कृपया इस आदमी की पहचान नोट कर लीजिए, चेन पिंगोन ने जल्दी से कहा। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आ रही हूं, चेन गुओकिंग ने तुरंत सहमति जताई। चेन गुओकिंग पहली बार ऐसा कुछ कर रहा था, और वह थोड़ा घबराया हुआ था। सौभाग्य से, ये सभी छोटी मोटी समस्याएं थीं और इन्हें जल्दी से हल किया जा सकता था। पहले ग्राहक को व्यवस्थित करने के बाद, चेन गुओकिंग को राहत महसूस हुई। मुझे नहीं पता कि यह इस रिलीज के प्रभाव के कारण था या नहीं, लेकिन जल्द ही पूछताछ करने के लिए ग्राहकों की एक निरंतर धारा आने लगी। चेन पिंगोन हमेशा इन ग्राहकों से 2 युआन प्रति घंटा शुल्क लेता था। मैंने सुना है कि आज कंप्यूटर इस्तेमाल करने का शुल्क केवल 2 युआन प्रति घंटा है। इससे तुरंत ही बड़ी संख्या में ग्राहक आकर्षित हो गए। हालांकि मैं इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन सिंगल प्लेयर गेम खेलना ही मेरे लिए काफी है। इन कंप्यूटरों में पहले से ही सभी आवश्यक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, और आप सीधे सिंगल प्लेयर गेम खेल सकते हैं। देखते ही देखते पूरा इंटरनेट कैफे खचाखच भर गया। चेन गुओकिंग को भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बंद करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन चेन गुओकिंग बिल्कुल भी निराश नहीं हुए, बल्कि उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान आ गई। पहले उन्हें इंटरनेट कैफे के कारोबार को लेकर थोड़ी चिंता रहती थी, लेकिन अब उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अध्याय 36, व्यापार फल फूल रहा है। ये पैसा कमाना बहुत आसान है, चेन गुओकिंग ने चेन पिंगोन से मुस्कुराते हुए कहा। यदि सभी 20 कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है, तो इसकी लागत 2 युआन प्रति घंटा है, इसलिए 20 कंप्यूटरों की लागत 40 युआन प्रति घंटा होगी। यदि हम 24 घंटे के हिसाब से गणना करें, तो ये प्रतिदिन 960 युआन होता है। चेन गुओकिंग ने हिसाब लगाया और हैरानी से हौंफ उठी। उसकी दैनिक आय उसके मासिक वेतन के बराबर थी। इसके अलावा, वर्तमान में इसकी गणना 2 युआन प्रति घंटे की दर से की जाती है, जबकि बाजार मूल्य 5 युआन प्रति घंटे है, जिससे आय और भी भयावह हो जाती है। इंटरनेट कैफे से होने वाली संभावित आय के बारे में सोचकर चेन गुओकिंग की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। पापा, कृपया इस तरह हंसना बंद कीजिए, ये डरावना है, चेन पिंगोन ने बेबसी से कहा। चेन गुओकिंग मुस्कुराया और फिर चुप हो गया। इसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते, ये तो बहुत डरावना है। पैसा कमाना इतना आसान कैसे हो सकता है? चेन गुओकिंग ने धीमी आवाज में कहा और फिर मुस्कुरा दी। पापा, ये कुछ भी नहीं है। ये तो बस एक इंटरनेट कैफे है। इस इंटरनेट कैफे की लागत वसूल हो जाने के बाद, हम दूसरा इंटरनेट कैफे खोल सकते हैं, और फिर तीसरा भी। हम कंप्यूटर डीलरों के साथ भी साझेदारी कर सकते हैं। पहले वह हमें मेजबान दे दे, फिर हम उसे किश्तों में खरीद लेंगे। हम पहले कंप्यूटर की खरीद के लिए नकद भुगतान कर सकते हैं, और फिर बाद की खरीद के लिए किश्तों में भुगतान कर सकते हैं। अगर हम किश्तों में खरीदारी कर सकें, तो हम बहुत तेजी से अधिक शाखाएं खोल सकते हैं। अगर हम 17 या 18 शाखाएं खोल सकें, तो सोचिए हम एक दिन, एक महीने और एक साल में कितना पैसा कमा सकते हैं।
चेन पिंगोन के एक के बाद एक कहे गए शब्दों ने चेन गुओकिंग को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। मैं तो इन सब का हिसाब भी नहीं रख सकता। अगर वो दिन कभी आया तो शायद मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, चेन गुओकिंग ने सिर हिलाते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में आशा की एक छोटी सी किरण अवश्य थी। पिताजी, आप इस पर नजर रखिएगा। मैं काम पर वापस जा रही हूँ। आपको सावधान रहना होगा, उन्हें हमारे कंप्यूटर मेन फ्रेम चुराने न दें, चेन पिंगोन ने फिर से फुसफुसाते हुए कहा। चेन पिंगोन की चिंता निराधार नहीं थी। आपको ये पता होना चाहिए कि बाजार में इस कंप्यूटर की कीमत 10,000 युआन से अधिक है। अब 1998 का समय है और सभी की जीवन परिस्थितियां अच्छी नहीं है, इसलिए कोई जोखिम उठाकर कंसोल चुरा सकता है। ये सुनकर चेन गुओकिंग का चेहरा गंभीर हो गया। कंप्यूटर काफी महंगा होता है, इसलिए अगर उनमें से एक चोरी हो जाए तो उन्हें भारी नुकसान होगा। अपने बेटे की चेतावनी सुनने के बाद चेन गुओकिंग को समझ में आया कि क्या हो रहा है और उसने तुरंत घटनास्थल की गश्त शुरू कर दी। चेन पिंगान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर अपना काम जारी रखा। आज उसे बहुत काम करना है, और अगर वह इसे पूरा नहीं करता है, तो इससे उसकी कल की योजनाओं पर असर पड़ेगा। सौभाग्यवश चेन पिंगोन के स्वयं के अनुमान के अनुसार सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को पूरा करने में अधिकतम 2 घंटे और लगेंगे। ये चेन पिंगोन के पहले के अनुमान से कहीं अधिक तेज था। सॉफ्टवेयर में बदलाव करने से पहले चेन पिंगोन को लगा था कि उसे आज रात ओवरटाइम काम करना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जब पिता और पुत्र अभी भी इंटरनेट कैफे में व्यस्त थे, तभी उनकी मां यू शियुंग भी वहां आ गई। क्या आज इसका भव्य उद्घाटन है? दुकान में इतने सारे लोग क्यों हैं? यू शियुंग ने लोगों से खचाखच भरे इंटरनेट कैफे को देखा और आश्चर्य से पूछा, मैं तो बिल्कुल हैरान हूं। जब यू शियुंग वहां पहुंची, तो इंटरनेट कैफे में और भी अधिक भीड़ थी। हालांकि इंटरनेट कैफे में केवल 20 कंप्यूटर हैं, सैद्धांतिक रूप से केवल 20 लोग ही उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में प्रत्येक कंप्यूटर के पीछे 2 या 3 लोग खड़े होते हैं। एक तरफ वे कतार में इंतजार कर रहे थे, दूसरी तरफ वे दूसरों को कंप्यूटर गेम खेलते हुए देख रहे थे। 20 साल बाद अब ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता, लेकिन 1998 में यह बहुत आम था। इसका एक कारण यह है कि इंटरनेट कैफे में कंप्यूटरों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हर कोई उनका उपयोग नहीं कर सकता है। एक और कारण यह है कि कंप्यूटर गेम खेलना बहुत महंगा है। बहुत से युवा कंप्यूटर गेम खेलने का खर्च वहन नहीं कर सकते, इसलिए वे केवल दूसरों को खेलते हुए देख सकते हैं और उसकी एक झलक ही प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी गेम देखना फिल्मों देखने जैसा ही है, और इसका प्रभाव काफी अच्छा होता है। विशेषकर आज के इस दौर में कंप्यूटर एक नई चीज है, और कंप्यूटर पर खेले जाने वाले सिंगल प्लेयर गेम बहुत आकर्षक होते हैं। बहुत से युवाओं ने कभी भी सिंगल प्लेयर कंप्यूटर गेम नहीं खेले हैं। अचानक उन्हें पता चला कि वे इंटरनेट कैफे में मौजूद कंप्यूटरों पर सिंगल प्लेयर गेम खेल सकते हैं, जिसने उन्हें तुरंत आकर्षित किया। माँ, आज हम दुकान की शुरुआत ही कर रहे हैं, लेकिन देखो, हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। अब आपको और पिताजी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, चिंता मत करो, यू शियुंग ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए जल्दी से कहा। पहले चिंता न करना असंभव था। आखिरकार उन्होंने अपनी सारी बचत लगा दी थी। अगर इंटरनेट कैफे विफल हो जाता, तो बुजुर्ग दंपति की दशकों की जमा पूंजी बर्बाद हो जाती। इंटरनेट कैफे की अच्छी कमाई देखकर यू शियुंग और चेन गुओकिंग दोनों को राहत मिली। तुम क्या कर रहे हो, बच्चे? यू शियुंग ने फिर पूछा। वह चेन पिंगोन की हरकतों को समझ नहीं पाता था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कंप्यूटर चलाते समय चेन पिंगोन शांत और रहस्यमय दिखता था। क्या यह मेरा बेटा है? यह तो कमाल का है, यू शियुंग ने मन ही मन सोचा। मैं एक प्रोग्राम पर काम कर रहा हूं और यह जल्द ही पूरा हो जाएगा, चेन पिंगोन ने बताया। यू शियुंग अपने बेटे की बात समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि वह उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। आज रात तुम क्या खाना चाहोगे?
मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना खरीद लाती हूँ, यू शियुइंग ने आगे कहा। अभी खाना बनाने का समय नहीं है, और बार बार आना जाना समय की बर्बादी होगी। तो बेहतर होगा कि मैं कुछ खाना ही खरीद लूं। यहाँ आसपास बहुत सारे रेस्तरां और फास्ट फूड आउटलेट है, इसलिए खाने की कोई कमी नहीं है। माँ, आप तय कर सकती हैं कि क्या खरीदना है, चेन पिंगोन ने लापरवाही से कहा। चेन गुओकिंग इस तरह की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। यू शियुयंग ने सिर हिलाया और जल्दी से चली गई। 10 मिनट से कुछ अधिक समय में यू शियुयंग 2 फास्ट फूड कंटेनर लेकर वापस लौटी। काम करना बंद करो और पहले खाना खाओ, यू शियुइंग ने फास्ट फूड का डिब्बा खोलते हुए कहा। सब कुछ सुरक्षित होने का आश्वासन देने के बाद चेन पिंगोन भोजन करने के लिए आया। चेन पिंगोन और उनके पिता दोनों ने फास्ट फूड का ऑर्डर दिया। उन्होंने अपनी पसंद के व्यंजन भी चुने। एक माँ होने के नाते वह जानती थी कि चेन पिंगोन को मांस खाना पसंद है। माँ, इस फास्ट फूड की कीमत कितनी है? चेन पिंगोन ने खाते हुए उत्सुकता से पूछा। कोई बात नहीं, एक सविंग के 3 युआन, यू शियुइंग ने लापरवाही से कहा। चेन पिंगोन एक पल के लिए रुका, जो कि स्वाभाविक था। उन्हें इतनी कम कीमत की उम्मीद नहीं थी, फास्ट फूड के एक मील के लिए सिर्फ 3 युआन। और यह एक ऐसा भोजन है जिसमें 3 मांसाहारी व्यंजन और 2 शाकाहारी व्यंजन शामिल है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 20 साल बाद क्या होगा। आज से 20 साल बाद इस तरह के फास्ट फूड भोजन की कीमत कम से कम 20 युआन होगी। हालांकि 1998 में 3 मांसाहारी व्यंजन और 2 शाकाहारी व्यंजन वाले फास्ट फूड भोजन की कीमत केवल 3 युआन थी। उस समय कीमतें वाकई बहुत सस्ती थीं, लेकिन आय भी बहुत कम थी। बहुत से लोग महीने में केवल कुछ 100 युआन ही कमाते हैं। जिनकी आय अधिक है, वे 1000 से 2000 के बीच कमाते हैं। आय इतनी कम होने के कारण कीमतें भी उसी अनुपात में कम है। आज के दौर में भी धनी लोगों की कमी नहीं है।